हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। आईसीआर यूजी के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। 16 तारीख का मैंने आपको एक सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन पेपर एबीसी पार्ट का। उसमें हमने 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम ये सॉल्व करने वाले हैं 16 तारीख का, 16 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें एग्रीकल्चर पार्ट के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके बाद आपको 17 तारीख का एग्रीकल्चर पार्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी आगे आने वाली सीरीज में। तो मेक श्योर आप आने वाले वीडियोस भी देखिए और इस वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन आप सही करके ही आएंगे। जो आपकी गलतियां होने वाली हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखिए। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन स्वीट विलियम एंड कार्नेशन स्पीसीज ऑफ डाइएंथस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस फेयरचाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सेम ट्रांसलेशन हिंदी में इनका किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पौधे की वृद्धि और विकास को सीमित करने का मुख्य कारक कौन सा है। कौन सा कारक है? तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आपका मेजर रोल प्ले करता है पौधे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। रूट नोड्यूल्स में हमने पढ़ा है राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल हैविंग मोर देन 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइड। हिंदी में देख लेते हैं क्या है। किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र का 2 या 2 से ज़्यादा समुच्चय में होना बहुगुणिता कहलाता है। उभय गुणित एक विषम बहुगुणित है जो 2 प्रजातियों के जीनोम के मिलने से बनता है। तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर पैरामीटर्स ओवर अ पीरियड टाइम दैट रेंजेस फ्रॉम डेकेड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर। आगे हम देखें स्टेटमेंट सेकंड, क्लाइमेट सेंसिटिविटी रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंज इन अ ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर फॉलोइंग अ डबलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हेनरी मिशेल मेंटन इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक वैल्यू ऑफ एंजाइम को। तो इसमें आप फार्मूला चेक करेंगे तो वी मैक्स यहाँ पे आपका ऊपर आना चाहिए और के एम है आपका नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड देखें, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ के एम, तो के एम को हम नीचे रखेंगे जो ओरिजिनल फार्मूला है, तो इसकी वैल्यू कम होगी तो जो एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था 16 सितंबर का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो फर्स्ट वीडियो, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको जैसे ही ये मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस दिखें, आपको क्या करना है, जो आपको सबसे पहले आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब मुझे ट्रिटिकल मान लीजिए आता है तो मुझे ट्रिटिकल को मिला देना है उसके राइट मैच के साथ, ट्रिटिका मेस्टिवम और स्केल सीरियल। तो डी नंबर का हो जाएगा थर्ड। अब मैं देखूंगा यहाँ पे डी नंबर में थर्ड कौन सा मैच द पेयर है। तो इसमें आप देखेंगे केवल एक ही आंसर ऐसा मिलेगा आपको, तो इसमें फटाफट से आप इसको लगा सकते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी आपको मैच द पेयर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप होमो देख के समझ गए होंगे कि होमो मतलब क्या है, सेम स्पीसीज। ठीक है, 2 प्रोटोप्लास्ट। हेट्रो क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ए का आप हो जाएगा सेकेंड नंबर, बी का हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब हम देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सेम मिल जाते हैं, लेकिन फिर हम क्या देखेंगे, साइब्रिड देख लेते हैं। साइब्रिड का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीसीज एंड न्यूक्लियस लेस
प्रोटोप्लास्ट ऑफ अदर स्पीसीज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जीन एक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे रेशियो आपका बताना है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट जीन का हो जाएगा 15:1, फिर आपका इनहिबिटरी जीन का हो जाएगा 13:3, फिर आपका मैस्किंग जीन एक्शन का हो जाएगा 12:3:1 और पॉलीमेरिक जीन एक्शन का हो जाएगा 9:6:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी आपको मैच द पेयर दिया गया है। सबसे पहले हम राइजोबियम ट्राइफोली मिलाते हैं। तो आपको ट्राइफोली से यह समझ में आ गया होगा कि ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम का ये जो आपका यूज़ किया जाता है, मतलब जो स्पीसीज़ है राइजोबियम की वो है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स का आपको याद होगा राइजोबियम जेपोनिकम। तो हमने दो मिला लिया, ए का हो गया सेकंड। ठीक है, ए का सेकंड हम देख लेते हैं किस में है। ठीक है, 3 में है। अब डी का हो गया फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट किस में है, सिर्फ एक में ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, बाकी आप ये वाली स्पीसीज देख सकते हैं और जल्दी करने के लिए ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कुछ मेंडल के सक्सेस के स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हिंदी में हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो क्या हुआ, उसने पूर्व कार्यकर्ताओं की असफलताओं के कारण का एकदम सही एवं विश्लेषण किया गहन रूप से। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, केवल एक विपीआरसी वाले जोड़े का एक समय में अनुवांशिक अध्ययन किया। ये भी सही बात है। आगे हम देखें, मेंडल ने अपने परीक्षणों को बहुत सावधानी एवं विस्तृत रूप से लगाया। ये भी सही है। मेंडल ने मटर की किस्मों का चयन किया इसमें एक से अधिक लक्षण साफ तौर पर विभिन्न रूपों में दिखाई दें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ABCD सारे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थों की विशेषताओं के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होनी चाहिए बताया गया है और उनकी निरंतर प्रतियां बनती रहनी चाहिए। तो ये तो जो आनुवांशिक पदार्थ है उनकी विशेषता नहीं होती, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम देख लेते हैं एक इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेकंड नंबर वाला स्टेटमेंट है आपका, मतलब सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, उसमें ए नहीं है, बाकी सभी में आपको ए देखने को मिल जाएगा। तो इसका आप राइट आंसर ए लगा सकते हैं, मतलब सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। बाकी आप सारी जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट बताए गए हैं यहाँ पे, रेफिनोज इज अ ट्राइसेकेराइड, बिल्कुल सही है। उसके बाद माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है, ये भी सही है। इंसुलिन इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ये गलत है। सिस्टीन इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, यही राइट आंसर होंगे आपके, थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सिकल शेप्ड हॉर्न आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ब्रीड। हिंदी में हम देख लेते हैं, हंसियाकार सींग किस नस्ल की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंख बंद करके सूरती, इसका आंसर आपका सूरती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ द ओरिजिन ऑफ गिर ब्रीड। गिर कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ पे आप लॉजिकली भी देखेंगे तो गुजरात का जूनागढ़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो जूनागढ़ आप राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे गुजरात के प्लेसेस नहीं हैं। ठीक है, आगे बात आती है हमारे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉकरेज इज़ द हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल, मतलब कॉकरेज हैवीएस्ट ब्रीड है कैटल की, बिल्कुल सही बात है। अंगोल इज़ अ मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, अंगोल मिल्च ब्रीड नहीं है। मालवी इज़ अ ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ कैटल, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं कमेंट्स में बताइए, बाकी मुझे तो सही लग रहा है। खिल्लारी इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोलापुर, खिल्लारी सदर्न महाराष्ट्र और कर्नाटका के जॉइंटिंग एरिया में आती है। उसके बाद रेड सिंधी इज अ मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि एनटीए ने कौन सा आंसर आपका लिया है, ठीक है, तो वो आंसर एनटीए के द्वारा लिया गया है ए, सी और डी, तो मतलब वो कॉकरोच को हैवी ब्रीड मान रहे हैं। उसके अलावा मालवी को वो ड्राफ्ट ब्रीड मान रहे हैं और आपका जो खिलाड़ी है उसका ओरिजिन सोलापुर मान रहे हैं।
ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो लिया गया है वो एनटीए के द्वारा लिया गया है। बाकी आप इसमें क्या आंसर सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आगे हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। रोड आइसलैंड रेड इज़ अ इंग्लिश क्लास पोल्ट्री विच इज़ फेमस फॉर इट्स मीट प्रोडक्शन। तो ये रोड आइसलैंड रेड ये आपकी डुअल पर्पज़ की ब्रीड है, तो मीट के प्रोडक्शन के लिए फेमस, पर्टिकुलर मीट के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, डुअल पर्पज़ है, मतलब मीट के लिए प्लस एग के लिए, दोनों के लिए फेमस है। तो स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। मिनोरका इज़ अ मेडिटेरियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री एंड इज़ फेमस फॉर एक्सेलेंट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वाइट एग्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम वही ट्रिक सेम फॉलो करेंगे। फीमेल शिप को हम क्या बोलते हैं? फीमेल शिप को हम यू बोलते हैं। मीट ऑफ शिप क्या होता है? मटन होता है। तो ए नंबर पे हम देखेंगे, ए नंबर पे सेकंड कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, डी वाला आ जाएगा आपका मटन पे। मेल शिप को हम बोलते हैं राम, तो ये थर्ड पे आ जाएगा। और यंग शिप को हम बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट में बोला गया है कि अ डेयरी बिल्डिंग शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर टू द सन इन नॉर्थ एंड मिनिमम एक्सपोजर टू द सन इन साउथ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो एक मैक्सिमम एक्सपोजर है उसको नॉर्थ का चाहिए और मिनिमम एक्सपोजर साउथ का चाहिए। सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट है द सॉइल ऑफ द डेयरी बिल्डिंग फाउंडेशन शुड बी डिहाइड्रेटेड और कम्प्लीटली डेसिकेटेड। तो यहाँ पे डेयरी बिल्डिंग के लिए पूछा है। ठीक है, तो डेयरी बिल्डिंग के लिए आपका सॉइल कम से कम उसमें थोड़ा बहुत नमी होनी चाहिए, जिससे डेयरी बिल्डिंग अच्छे से वहाँ पे बन पाए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। तो सक्यूलेंट रफेजेस मतलब हरा चारा यहाँ पे कौन सा है? ट्री लीव्स एंड साइलेज। ठीक है, ड्राई रफेजेस कौन सा हो जाएगा? हे एंड स्ट्रॉ। एनर्जी कंसनट्रेट्स हो जाएगा आपका ग्रेन एंड रूट्स। ठीक है, एनर्जी कंसनट्रेट। प्रोटीनियस आपका हो जाएगा ऑयल केक्स एंड ब्लड मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। ओके, आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसको हम एक जनरल नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे? काफ है तो काफ के लिए सबसे कम आपका फ्लोर रिक्वायरमेंट लगेगा। यहाँ पे ये फ्लोर रिक्वायरमेंट पूछा गया है, तो सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन बच गए हैं। अब प्रेग्नेंट काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ के लिए सबसे ज़्यादा लगेगा 100 से 120 स्क्वायर फीट, तो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन और बच गए हैं। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। आगे हम देख लेते हैं काऊ का। काऊ क्या होती है? बफेलो से छोटी होती है, तो बफेलो से उसे कम जगह घेरने को चाहिए। ठीक है, तो इसका ए का हो जाएगा सेकंड, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। इस तरह आप एलिमिनेट करके भी आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट है रिएंडर पेस्ट इज़ अ वायरल डिसीज ऑफ एनिमल्स। तो रिएंडर पेस्ट को इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे, सब में रिएंडर पेस्ट ही मिलेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश के नाम हिंदी के नाम याद कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सही है। फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाई अल्ट्रा फिल्टरेबल वायरस। तो ये आपका स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड हम देखें सी नंबर, मिल्च फीवर इज़ अ फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एनिमल्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। ओके, अगला स्टेटमेंट अब देख लेते हैं, मेस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय कैल्शियम डिफिशियंसी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला हम देखें, एंथ्रेक्स इज अ वायरल डिसीज ऑफ एनिमल्स। तो ये वायरल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपके सही स्टेटमेंट है ए और सी। ठीक है, तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे आप एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है तो हमें पता है रिएंडर पेस्ट वायरल डिसीज़ है, तो उसमें ऑप्शन में ए ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में, इसमें ए इंक्लूडेड नहीं है तो ये गलत है, इसमें भी ए इंक्लूडेड नहीं है तो ये गलत है, इसमें भी ए इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। इससे भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मिल्क में आपका इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। क्या सही है? बिल्कुल आपका सही है। मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन सी, बिल्कुल सही है। तो ए और बी तो इंक्लूडेड होना ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों मैंने हटा दिया। डी नंबर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो फ्रेशली जो ड्रॉन मिल्क है उसका पीएच वैल्यू 6.5 से 6.7 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा हमारे ऑप्शन में ए ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए और उसमें ई इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, डी ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ई को इसमें हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे और इसमें डी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। अगर इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल वाले में कन्फ्यूज़न है फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्वेश्चन है। कृत्रिम गर्भाधान जो आपका होता है, कृत्रिम गर्भाधान आपकी गर्भधारण बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। आकार एवं भार की समस्या का निदान करता है, मतलब इससे भारी पशुओं का भी गर्भधारण किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि कृत्रिम गर्भाधान से पहला भैंस का बछड़ा सन 2000 में इलाहाबाद कृषि संस्थान में पैदा हुआ था, तो ये आपका आंसर गलत है। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान से पैलेस डेयरी फार्म में कृत्रिम गर्भाधान किया गया, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन आपका दूसरा स्टेटमेंट वो है गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सीमन आपको मैच करना है। सीमन की क्वालिटी को आप एक कॉमन सेंस से भी जज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका थिक क्रीमी हुआ तो मतलब उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होगी। जैसे जैसे सीमन पतला होता जाएगा उसकी क्वालिटी लो होती जाएगी, क्वालिटी उसकी गिरती जाएगी। ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। थिक क्रीमी हुआ, थिक क्रीमी मतलब सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी होगी इसकी, तो एक्सीलेंट हो जाएगा। थिन क्रीमी होगा तो ये वेरी गुड क्वालिटी में आएगा। ठीक है, उसके बाद थिक मिल्की होगा तो ये गुड क्वालिटी में आएगा। फिर थिन मिल्की हुआ तो ये फेयर क्वालिटी में आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका थिक क्रीमी का, एक्सेलेंट का थर्ड आ जाएगा, उसके बाद डी का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। दोस्तों हाफ वीडियो आपने देख लिया तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे वीट प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 1819 पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 मिलियन टन। ओके, वन वर्ड आंसर था, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट बिकम मोर अवेलेबल विथ इंक्रीजिंग सॉइल पीएच। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर पीएच सॉइल का बढ़ता है तो कौन सा न्यूट्रिएंट मोर अवेलेबल हो जाता है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसको भी आपको एज इट इज़ याद कर लेना है और न्यूट्रिएंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पिजन पी फॉर लाइन सोइंग। ठीक है, तो इसका आपका एक अप्रोप्रिएट आंसर लेंगे इन ऑप्शंस में, तो ये आपका हो जाएगा 15 to 18 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, सभी ऑप्शन को कंपेयर करने के बाद ये सबसे ज़्यादा बेटर सूटेड ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। धान एक जलानुरागी फसल है, मतलब वाटर लविंग क्रॉप है, बढ़िया है। इसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में उगाया जा सकता है, बिल्कुल उगाया जा सकता है। तो आपके राइट आंसर में ए इंक्लूडेड ज़रूर होना चाहिए, तो ये वाले दो ऑप्शन इसको हटा दीजिए। ठीक है, बी कॉमन है तो बी को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब हम सी और ई को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं ई को। ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि भारत में धान के कुल क्षेत्रफल में से 50% जो एरिया है वो सिंचित है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो उत्पादकता है ये 3.9 टन है, ये 3.9 टन नहीं है एग्जैक्टली, ये 2.3 या 2.4 अप्रोक्स आएगा आपका पर हेक्टेयर आपकी इंडिया में प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सी वाला वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगला स्टेटमेंट, नियरली 90% ऑफ टोटल सल्फर इन मोस्ट ऑफ द नॉन कैलकेरियस सरफेस सॉयल एग्जिस्ट एज ऑर्गेनिक फॉर्म्स। हिंदी में हम देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है।
यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकांश कैल्शियम रहित सतही मृदाओं के कुल सल्फर का लगभग 90% सल्फर कार्बनिक रूप में होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड हम देख लेते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिड्यूस्ड अंडर एरोबिक कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से गलत है। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस आप ये एरोबिक कंडीशन को रिड्यूस करके नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं। यहाँ पे वापस से दो स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं इनको। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करीब 78% आपका नाइट्रोजन होता है। अब बात आती है स्टेटमेंट सेकंड की। तो सॉइल एयर कंटेन्स अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सॉइल एयर लिखा गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सॉइल एयर में ज़्यादा होती है और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम होती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। आगे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम अंडर ड्राई लैंड कंडीशन। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके जो आंसर है इसमें ए इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इसको आप काट देंगे और इसको भी आप हटा देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी कॉमन है, तो सी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बी या ई को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बी को पढ़ लेते हैं। ड्राई लैंड कंट्रीब्यूट्स 45% फूड ग्रेन्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो बी हमें सही लग रहा है। हम ई भी एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। दोस्त यहाँ पे अगर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन आप नहीं करोगे, उसमें वाटर ही नहीं रहेगा, तो न्यूट्रिएंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयन के रूप में ही प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो स्टेटमेंट है आपका ई वाला गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वापस से आ गया है, द मैक्सिमम वाटर अवेलेबिलिटी इज़ एट सैचुरेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो अवेलेबिलिटी का वाटर का बताया गया है यहाँ पे सैचुरेशन में होता है, वैसा नहीं होता है। आपके जो आंसर है उसमें ए इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम देखिए डी सभी में कॉमन है, तो डी को हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बी नंबर। ठीक है, तो जनरली द इवेपोरेशन रेट इज़ हायर इन ड्राई लैंड्स। तो ड्राई लैंड्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो बी वाला सही है। तो ऐसा जो बी नहीं है जिसमें, उसको हम हटा देंगे, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। हमने सिर्फ दो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़े और हमें करेक्ट आंसर पता चल गया। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले में कोई डाउट है थोड़ा सा, तो आप अगला यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये ई वाला स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया इज़ अंडर राइस। तो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया दो शुगर कैन में है। ठीक है, राइस में अप्रोक्सीमेटली 50% ही है, लेकिन जो आपका शुगर कैन में है उसका शुगर कैन का टोटल जो एरिया है उसका 80% यहाँ पे उसको इरिगेटेड है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इससे भी आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि गलत स्टेटमेंट ई नहीं होना चाहिए उसमें। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेमेटोड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेमेटोड आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, बिल्कुल सही होता है। लास्ट हम पढ़ लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स आर एक्टोपैरासिटिक इन नेचर। तो दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए यहाँ पे, दो स्टेटमेंट। तो हमको पता चल गया कि हमारे आंसर में ए और ई होना चाहिए, नहीं होगा तो ऑप्शन गलत होगा। फर्स्ट में हम देखते हैं इसमें ई नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड में हम देखते हैं कि इसमें ए ई और दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसमें हम देखते हैं तो ए और ई दोनों हैं, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, इसमें ई नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। बिना आपको तीन स्टेटमेंट पढ़े आपको पता चल गया कि हमारा यही आंसर राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वीड्स के नाम दिए गए हैं और उनका टाइप पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक पता है कि सैटेलाइट वीड किसको बोलते हैं, फ्लेरिस माइनर को बोलते हैं। फ्लेरिस माइनर इम्पोर्टेंट आपका वीड है गेहूँ का। तो ए नंबर का आप मिलाएंगे फोर्थ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए नंबर केवल एक ही मिलेगा आपको फोर्थ नंबर पे, और यही आपका राइट आंसर होगा। आपको दूसरा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आंसर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको अब मिला लेंगे कौन सा आपका आंसर होगा, यहाँ पे किसका किसका क्या होगा। बी का आपका थर्ड होगा,
सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर्बिसाइड्स के नाम दिए गए हैं, इनके ट्रेड नेम पूछे गए हैं। ट्रेड नेम क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होंगे। एलाक्लोर फेमस है, ठीक है, इसका नाम है लासो, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शंस में हमें देखना है कि सेकंड ए का किस में है, तो दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इन दोनों को आपको हटा देना है, सेकंड और थर्ड को। अब हम देखेंगे क्लोरोसल्फुरॉन। क्लोरोसल्फुरॉन का क्या होता है ट्रेड नेम, ग्लीन। सेकंड का बी का आपको फर्स्ट मिलाना है, तो बी का आप फर्स्ट मिलाएंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इसका आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे हर्बिसाइड्स मिलेंगे, लेकिन आपने एट्राजिन जरूर पढ़ रखा होगा मेज़ के लिए, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, मेज़ को मिला देना है एट्राजिन के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं फिर, ठीक है, क्योंकि एट्राजिन थोड़ा फेमस है, ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो सी का आपको मिलेगा थर्ड नंबर केवल एक में ही, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, तो आप राइट आंसर मान सकते हैं थर्ड नंबर को। तो यहाँ पे पानी दिए गए हैं कुछ, ठीक है, सैलिनिटी के आधार पे, और उनकी चालकताएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कॉमन सेंस का उपयोग करना है। नॉर्मल पानी होगा, ठीक है, उसमें सलाइन कम होंगे, सॉल्ट बढ़ते हैं तो आपकी जो चालकता है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जो उसमें पार्टिकल्स हैं उनके कारण तो चालकता होती है, क्योंकि शुद्ध जल जो है पानी का कुछ अलग होता है। नॉर्मल वाटर में क्या रहेगा, आपका जो चालकता है वो सबसे कम रहेगी, ठीक है। ए का आप थर्ड लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा लो सैलिनिटी होगी तो उसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे उसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, फर्स्ट और फोर्थ। थोड़ा सा हम और सैलिनिटी उसमें बढ़ा देंगे तो उसकी चालकता थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। और हाई सैलाइन जो वाटर रहेगा, हाई सैलिनिटी जिसमें रहेगी, उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस का सवाल था। आगे हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, फ्लावर सॉर इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो, बिल्कुल सही बात है। तो हम ए वाले को तो कंक्लूड कर रहे हैं कि ए वाला सही है, तो इसमें हम देखेंगे जिसमें ए है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट वाला, विंटर सीजन वेजिटेबल है टोमेटो, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ई वाला भी सही है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अब डी और सी को हमको पढ़ना है थोड़ा सा। आपका जो हिसार ललित है वो नेमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है, बिल्कुल सही बात है, तो डी आपका सही हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसके ऊपर वाला सी नंबर, क्योंकि इसको हमको गलत साबित करना है। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं जी, फर्स्ट कौन है, चाइना है आपका। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, जिसमें एटलीस्ट सी ना हो, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि बिल्कुल गलत वाली बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि प्राकृतिक रंग वाले उत्पाद में परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि रंगहीन पदार्थ के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे हम बात करते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, फलों एवं सब्जियों को सूखने की प्रक्रिया में सब्जियों को फलों की अपेक्षा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फलों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, सब्जियों को कम होती है, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है टोटल सॉल्युबल सॉलिड। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम अगर एक सीरीज़ में चलेंगे तो सबसे पहले आरटीएस आएगा, फिर स्क्वैश आएगा, फिर आपका आएगा कॉर्डियल, फिर आएगा आपका नेक्टर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंग्लिश गार्डन्स आर इनफॉर्मल इन नेचर, तो बिल्कुल सही बात है। लास्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, पिंजोरे गार्डन इज़ अ मुगल स्टाइल गार्डन, ये भी आपका सही है। तो मतलब ए और ई दोनों आपके आंसर में होने चाहिए, तो ये दोनों आपके हो सकते हैं संभावित उत्तर, ठीक है। उसके बाद
द लॉन इज़ अ हार्ट ऑफ गार्डन। तो ये आपका राइट आंसर है। डी भी इंक्लूडेड होना चाहिए आपके आंसर में। तो ये आप समझ जाएंगे कि ऐसा एक ही आंसर है, ए, डी और ई वाला, वो है आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्क्वायर मेथड ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट इज अ सिंपलेस्ट मेथड। बिल्कुल सही है, सबसे साधारण और सबसे आसान विधि है। अगला स्टेटमेंट पढ़ें तो मैक्सिमम प्लांट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द क्विनकुक्स मेथड ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन रेक्टेंगल मेथड एज कम्पेयर टू हेक्सागोनल मेथड। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेक्टेंगल में ज़्यादा हो सकता है और हेक्सागोनल से। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है उसमें सी नहीं होना चाहिए, तो इनको आप हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमें डी वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। इंटरकल्चर ऑपरेशंस बिकम टफ इन द स्क्वायर मेथड ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट। तो यहाँ पे स्क्वायर मेथड में इंटरकल्चर सबसे आसान होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो डी नंबर वाले भी हम हटा देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो यहाँ पे गार्लिक का मतलब क्या होता है? लहसुन। लहसुन को किससे लगाते हैं? क्लोव से। डी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। डी नंबर में आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉम लगाते हैं, कोलोकेसिया, ये भी इम्पोर्टेंट आता रहता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो राइजोम लगाएंगे आप टर्मरिक में, रनर्स लगाएंगे स्ट्रॉबेरी में। सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंवला है, ट्रेडिशनली हम इसको बडिंग से लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में देखेंगे तो दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सपोटा। सपोटा को हम किससे लगाते हैं? सपोटा को हम लगाते हैं इनार्चिंग से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। उसके अलावा पोमोग्रेनेट को हम कटिंग से लगाते हैं और लेमन को हम लगाते हैं सीड से, बाई सीड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। यहाँ पे मैंगो की वैरायटीज़ दी गई हैं और इनका मैच द पेयर पूछा गया है। स्पॉन्जी टिश्यू इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जी टिश्यू किस में होता है? आपका अल्फांजो में। तो यहाँ पे आपका अल्फांजो आ गया। ठीक है, आगे हम देखें स्वीटेस्ट वैरायटी। स्वीटेस्ट वैरायटी हो जाएगी चौसा। तो डी का आपका ये दो आ गया, दो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। और मॉल फॉर्मेशन रेजिस्टेंट जो आपकी वैरायटी है वो है भदरन। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी यहाँ पे वेजिटेबल डायोसियस है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटेड गार्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे नीचे बताया गया है परवल। परवल यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी सब्जी। आपसे पूछा गया है, राइट आंसर आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे लखनऊ बिल्कुल नहीं होगा, जो भी है राजस्थान का ही है। आप कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे राइट आंसर है बीकानेर। हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है गुलाब खुले मौसम में अच्छी तरह पनपते हैं, न्यूनतम 6 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगला हम स्टेटमेंट देखते हैं गुलाब की तोड़ाई कठोर कलिका अवस्था में करनी चाहिए एवं भंडारण 2 से 3 सेंटीग्रेड एवं 90 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर करनी चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके 100% बिल्कुल सही हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पे आपकी कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वेजिटेबल्स के अंदर। तो कॉलीफ्लावर में आपने ब्राउनिंग ज़रूर पढ़ रखा होगा, तो डी नंबर का आपको टिक कर देंगे जैसे ही फर्स्ट नंबर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो बोल्टिंग प्याज में फेमस है, इसको भी याद रख सकते हैं। ब्राउनिंग और बोल्टिंग, ऑनियन में आपकी बोल्टिंग होगी और कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।